अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा सॉल्यूशन ऑफ एनईडी एंट्री टेस्ट सेक्शन फ़िज़िक्स जो कि 6 सितंबर 2021 को हुआ है, और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ख़ास तौर पर मैं फ़िज़िक्स का सेक्शन सॉल्व करवा रहा हूँ, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सेक्शन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था, अ कंडक्टिंग वायर इज़ कनेक्टेड बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज हैव अ चार्ज ऑफ -3 कूलम एंड +1 कूलम। दो चार्ज हैं, एक पे जो चार्ज है वो -3 कूलम का है, लेट सपोज कि वो Q1 है, और इस पे जो चार्ज है वो -3 कूलम है, और जबकि जो सेकंड चार्ज है इसके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम है। और इन दोनों को हमने क्या किया कि एक वायर से हमने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया। तो जब हम इन्हें दो चार्जेस को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो होगा बिटवीन देम, और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि उन पे चार्ज सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर दो चार्जेस हों और दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज हो, तो ओवरऑल यानी कि जब हम उनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उन पे जो चार्ज आएगा वो एवरेज चार्ज के बराबर होगा, यानी कि -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम इनका एवरेज लेंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा। -2 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू -1 कूलम, यानी कि राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो -1 कूलम हो जाएगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूँ भी आ सकता है कि दो स्फीयर हैं, एक का चार्ज -3 कूलम है, अगले का चार्ज +1 कूलम है, वो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया, तो बताएं उनके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। तो वो नेट चार्ज जो होगा वो एवरेज चार्ज होगा, एज इट इज़ उसका भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम यानी कि एक जनरल फार्मूला मैंने आपको बना के दे दिया कि अगर दो चार्जेस को हम कनेक्ट कर देते हैं तो उनके ऊपर नेट चार्ज जो हम निकालेंगे वो ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 600 km/h। 600 km/h से वो हॉरिजॉन्टली एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो कि बराबर है 600 के, और ये इसका कहलाएगा Vx। ये वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जिसे हम x कंपोनेंट कहते हैं। ये Vx कंपोनेंट है। कह रहे हैं अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, और बॉम्ब ज़मीन तक आने में 5 सेकंड ले रहा है, तो बताएं व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। तो बताएं प्लेन का एल्टीट्यूड क्या होगा। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं कि क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो वो उसकी अगर मुझे एल्टीट्यूड निकालना हो तो हमारे पास हाइट के लिए फार्मूला है ½ g² तो ये आ गया 1/2 g 9.8, और टाइम कितना लग रहा था 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 122.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इसी तरह पिछला क्वेश्चन भी असाइनमेंट का ही था, यानी कि बुक का था। उसमें कह रहे हैं इफ़ वेक्टर ए इज़ AI, वेक्टर बी इज़ BJ, देन A क्रॉस B इज़। हमें पता है A क्रॉस B निकालने का एक सिंपल सा डायरेक्ट रूल भी है, जो हम जैसे हम अलजबरा को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास AI, वेक्टर बी है हमारे पास BJ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो A और B, ये चूँकि स्केलर है, नंबर है, नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A B मिलकर AB बन जाएगा, और I और J क्रॉस होंगे, I क्रॉस J K होता है। हमें पता है कि जब हम I को J से क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर वो K आता है, यानी कि I को J से करेंगे तो हमारे पास K मिलेगा, J को K से करेंगे तो हमारे पास I मिलेगा, K को I से करेंगे तो J मिलेगा। और अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल J को I से करेंगे तो -K को J से करेंगे तो -I, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा AB × K, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहे हैं विच क्वांटिटी शुड रिमेन कंजर्व फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए किस क्वांटिटी को कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कंजर्व रहता है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी व्हाट शुड बी कांस्टेंट। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए।
जब फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे आ रही होती है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है, जो कि रिगार्डलेस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी तमाम के लिए एक जैसी होती है। तो ये बात तो बहुत ही कॉमन है कि एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के बराबर होती है और वो कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है, बॉडी नीचे आ रही होती है, डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आती है। वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आती जाती है बॉडी बढ़ती जाती है, सेम ऊपर के लिए भी है कि वो कम होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी कि इसी तरह से स्पीड में भी, अमाउंट में भी चेंज। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि हीट इज़ सप्लाइड इज़ 3000 जूल एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 400 जूल एंड द चेंज इन हाइट। ये जो डाटा है ये मुझे स्टूडेंट्स ने दिया और ये डाटा मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसलिए मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, हीट सप्लाइड जो कि डेल्टा क्यू और इंटरनल एनर्जी का चेंज जो कि मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ 400 जूल। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन आपको बताना है, तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ कर रहे हैं। वर्क निकालना है तो हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस यू, ये फैक्टर उठ के यहाँ चला जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये जैसे ही जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू क्या है 3000 और डेल्टा यू 400, तो ये आ जाएगा 2600 जूल, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन 8 में हमें कह रहे हैं द रेट ऑफ डीके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको कहा था डीके कांस्टेंट और कुछ स्टूडेंट्स ने इसे कहा था रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ डीके अगर हम देखें तो रेट ऑफ डीके होता है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की ये इक्वेशन है। इसके मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट के, यानी कि जितने प्रेजेंट न्यूक्लियाई हैं, और साथ साथ ये उसकी हाफ लाइफ पे भी डिपेंड करता है। जिसकी हाफ लाइफ कम होती है वो ज़्यादा तेज़ी से डीके होता है, तो यानी कि और हाफ लाइफ का ताल्लुक डीके कांस्टेंट से यानी कि लैम्डा से, तो इसलिए हाफ लाइफ से भी इसका ताल्लुक है। तो लिहाजा ये हाफ लाइफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ प्रोपोर्शनल बोला है तो डायरेक्टली अज्यूम करेंगे, लेकिन डी के कॉन्स्टेंट के डायरेक्टली होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। इसी तरह से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ यू बी द इंटरनल एनर्जी, पी बी द प्रेशर, वी बी द वॉल्यूम एंड क्यू बी द हीट सप्लाइड, देन फाइंड द करेक्ट रिलेशन। अगर हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं और उस पर प्रेशर पी लग रहा है, उसका वॉल्यूम वी है, तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछ रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड का ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि जो शख्स उसे सुन रहा है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, प्लस जो साउंड वो सुन रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और ये उसके स्क्वायर से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या पिच। तो इसमें मैं एम्पलीट्यूड लगा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए और मैंने कोशिश किया कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन मैं देखूं और आपसे एलेबोरेट करूं आपको, तो इसलिए मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। 12 में आपसे पूछ रहे हैं द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है। तो लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल, और इसके बारे में आपको याद भी होगा कि आपने पढ़ा था 1 सोन जो होता है ये बराबर होता है 40 डेसिबल के एट 1000 हर्ट्स। 1 सोन इक्वल टू 40 dB एट 1000 हर्ट्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसी तरह से मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव Q1 अपॉन P1 होता है, आई पीस 1 + D अपॉन F2 होता है। इसी तरह ये फार्मूला भी सेम है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ही दरअसल आपके सही हैं, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अ प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन व्हाट शुड बी इट्स कांस्टेंट। अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी। हमें ये बात पता है कि तमाम के तमाम प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन की लग रही है, जिसकी वजह से तमाम प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम है उसे चेंज नहीं कर रही है, क्योंकि तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो फोर्स एक्ट हो रही है वो सेंटर की जानिब है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। यानी कि किसी भी प्लैनेट्स के सेंटर से, ये अगर कोई प्लैनेट है इसके सेंटर से इस जानिब फोर्स लग रही है तमाम के लिए।
तो तमाम के तमाम जो फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रही हैं, और वो पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट सेंटर है। तो अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूँगा तो वो टॉर्क इस पर 0 आएगा नेट टॉर्क, जिसकी वजह से जब टॉर्क 0 आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके पास 0 आएगा, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस वजह से जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ यानी कि प्लैनेट सन जब सन के इर्द गिर्द घूमती हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इसमें मैंने एलेबोरेट भी कर दिया इस चीज़ को। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके बाद टॉर्क एक्ट होती है, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं मैग्नेटिक टॉर्क। तो ये इसका राइट आंसर है, और ये टॉर्क बराबर होती है BINA cos अल्फा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। मीटर ब्रिज हमें पता है, मीटर ब्रिज R1/R2 बराबर होता है R3/R4 के, या R1/R4 बराबर होता है R2/R3 के। ये यूज़ होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, और इसमें करंट का रेशो इन्वर्स ऑफ दी टर्न्स रेशो के बराबर है। इस वजह से हम इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग में 20 के बराबर है, 20 के बराबर है सेकेंडरी टर्न्स रेशो, और प्राइमरी टर्न्स रेशो हमारे पास 100 के बराबर है। और सेकेंडरी कॉइल का करंट हमें गिवन है 2 एम्पेयर, और हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी कॉइल का करंट। हमें पता है IP/IS बराबर होता है NS/NP के, तो IP हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये IS से डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 20 NS/NP 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 2/5, जो कि बराबर होता है 0.4 एम्पेयर के। तो हमारा राइट आंसर हो गया 0.4 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल इज 12 यूनिट्स। हमें पता है जब पैरेलल में कनेक्शन होती है तो इक्विवेलेंट डायरेक्टली ऐड करके निकाल लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया C1 + C2 = 12। यहाँ से मैंने ये लिख लिया, देन इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और ये कब है, जब ये सब पैरेलल में। उसके बाद कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट इज़ 48, और इनका प्रोडक्ट 48 है। When the capacitance C1 and C2 are connected in parallel, the equivalent capacitance is 6 यूनिट। और जब इनको पैरेलल में लगाया गया C1 और C2 को, यानी कि अब 2 को पैरेलल में लगाया है, तो 2 को पैरेलल में लगाएंगे तो यानी कि इनका सम C1 और C2 का 6 हो जाएगा। C1 और C2 का सम 6 हो गया, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में मुझे C1 C2 पता है, C1 और C2 क्या है, 6 हैं, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में C1 + C2 की जगह 6 को, C3 ऐसे ही रह जाएगा, और 12 ये रहा 12, तो C3 निकालने के लिए 6 को यहाँ ले जाइए लेफ्ट साइड पे, तो 12 - 6 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब C3 6 हो गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो आखिरी वाला है वो 6 के बराबर। अब या तो ये ऑप्शन सही है या ये, क्योंकि आपसे पूछा है कैपेसिटेंस के बारे में। पहले ऑप्शन में उसको छोड़ ही देता हूँ क्योंकि उसमें C3 8 है, इसमें C3 7 है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब रह गया C और D, तो C में ये 6 है और इसमें ये 6 है, तो 6 5 = 30, 31 = 30, 30 आ रहा है इनका प्रोडक्ट, जबकि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 6 2 = 12, 12 4 = 48, और प्रोडक्ट आपको गिवन था 48। इसका मतलब ऑप्शन C राइट है। इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी हो सकता था कि आप सबसे पहले आप चेक करते कि सब इनमें से सम किसका 12 है, तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन का सम 12 है, लेकिन सबका प्रोडक्ट 48 नहीं है, तो जिसका प्रोडक्ट 48 होगा वो राइट आंसर होगा, और वो ऑप्शन C है जिसका प्रोडक्ट 48 है। एक क्वेश्चन रिसेंटली अभी मुझे शेयर किया किसी ने कि एक बॉडी है जिस पे फोर्स एक्ट हो रही है ये 2i + j - k, वो एक पॉइंट पे एक्ट हो रही है A पर, और उसका पोजीशन वेक्टर ये है 2i - j, यानी कि ये R हो गया उसका पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रही है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का फासला आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर के टर्म में 2i - j। मोमेंट निकालना है यानी कि टॉर्क निकालना है, टॉर्क बराबर होता है R × F के, तो ये हो गया 2i + j - k, और F बराबर है, बेसिकली ये जो है ये F है और ये जो है ये R है, ठीक है। हमने इन पर टॉर्क निकालना था, तो टॉर्क निकालने के लिए हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे R × F निकालेंगे
तो आ जाएगा 2i माइनस जे इंटू दिस, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की -i माइनस 2j माइनस 4k। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको पता होगा कि आप कैसे निकालते हैं। आप पहले i लिखेंगे, फिर j, फिर k, उसके बाद पहले रॉ के अंदर आप उस कंपोनेंट को लिखेंगे जो पहले आ रहा है, यानी कि आप r को लिखेंगे, फिर आप f को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने में मुझसे मैंने एरर कर दिया है। आप पहले r को लिखेंगे, फिर f को, यहाँ पे r आ जाएगा जो कि 2 के बराबर है, फिर j आ जाएगा जो कि -1 के बराबर है, k 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे f बराबर है 2 और 1 और -1। इनका आप लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सबसे पहले आप इनको निकालेंगे, i बाहर निकालेंगे, ये -1 +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, i 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। यही क्वेश्चन एक जगह पे यूँ भी था कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यूँ कहा होता है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर एप्लीकेशन की फोर्स की डायरेक्शन ए से बी की जानिब है और बी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो वर्क डन बताएं क्या होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो बॉडी लेट सपोज यहाँ से इस पॉइंट तक, इस पोजीशन वेक्टर तक डिस्प्लेस हो रही, तो इनका हम r2 माइनस r1 निकालेंगे और उसको हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे f के साथ, तो आपके पास वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आंसर्स को आप एक बार और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो वैल्यू आ रही हो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।